वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। जैसा कि फिजिक्स का दूसरा क्लास है, तो इसमें हमने पिछले क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए बता दिए थे, और उसके बाद ये थी 10 की पावर घात में को क्या कहा जाता है ये भी बता दिए थे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी कुछ रिवीजन करवा देते हैं। जैसे 10 की पावर घात को क्या कहते हैं, याद तो हो ही गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, मीटर 10 पावर 1, 10 पावर 2, 3 तक बड़ा एक एक करके बढ़ेगा। इसके बाद 3 करके 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12, पावर 15 और 10 पावर 18। जिस तरीका से ऊपर में पावर घात बढ़ा है, सेम उसी तरीका से घटेगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, 10 पावर -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12, 10 पावर -15 और 10 पावर -18। ठीक, आपको 3 करके बोले थे याद करने के लिए, तो देख लेते हैं। ऊपर में 3 का याद करें, डेका, हेक्टो और इसको क्या बोला जाता था, किलो। यानी कि डेका, हेक्टो, किलो। 3 पावर बढ़ते क्रम में और 3 पावर घटते क्रम में याद कीजिए। इसको क्या बोला जाएगा, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक, 3 ऊपर का 3 याद रखिएगा, डेका, हेक्टो, किलो, और नीचे में याद रखना है डेसी, सेंटी, मिली। उसके बाद देखिए, मोबाइल चलाते ही हैं, उस हिसाब से याद रख लीजिएगा इसको। मेगा, गीगा, टेरा। और उसके बाद लास्ट का 2 याद रखना है, पेटा और एक्सा। ठीक, नीचे से उसी तरीका से याद करना है, डेसी, सेंटी, मिली। उसके बाद माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, एटो। ठीक, ये सब याद हो ही गया होगा। उसके बाद कुछ आपको बताए थे, ये थी मापन की 4 पद्धतियों के बारे में बताए थे हमने आपको, जो कि पहला था आपका FPS पद्धति, इसको फुट पाउंड सेकेंड पद्धति भी बोला जाता है, और इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था FPS पद्धति, CGS पद्धति। CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी बोला जाता है। ठीक, इसके बाद इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद MKS पद्धति बताए थे आपको। MKS पद्धति यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड पद्धति। इसको मीटरी प्रणाली भी बोला जाता है। तथा इसके बाद हमने आपको बताए थे SI प्रणाली, SI यूनिट। इसको पूरे विश्व में कब लागू किया गया था, सन 1971 में पूरे विश्व में लागू कर दिया गया था। तथा इसके तहत 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक को अपनाया गया था। ये तो आपका पिछले क्लास का रिवीजन था। ठीक, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब कुछ देख लेते हैं, जैसे कि प्रकाश वर्ष, उसके बाद पारसेक और खगोलीय दूरी क्या होती है। सबसे पहला हम देखते हैं प्रकाश वर्ष। यानी कि लाइट ईयर।
लाइट ईयर क्या होती है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, यानी कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक, या फिर हम इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक, यह मात्रक किसका होता है? यह दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। ठीक, यह दूरी मापने की इकाई होती है। ठीक, ये तो प्रकाश वर्ष हो गया। इसके बाद देख लेते हैं पारसेक। दूसरा है आपका पारसेक। ठीक, पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, यानी कि पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है या प्रकाश वर्ष का, यानी लिख सकते हैं एक प्रकाश वर्ष, सॉरी एक पारसेक बराबर 3.26 गुना प्रकाश वर्ष। यानी कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई प्रकाश के द्वारा दूरी का 3.26 गुना क्या होता है? पारसेक होता है, प्रकाश वर्ष। इसको हम लिख सकते हैं 3.26 गुना 10 गुना 9.46, यानी एक प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी कितनी होती है? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 3.08 गुना 10 का पावर लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं। इस कैलकुलेट करने पे आएगा 3.08 गुना 10 का पावर 13 किलोमीटर। ठीक, या फिर इसको या तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 3.08 गुना 10 का पावर 16 मीटर। यानी मीटर में रहेगा तो इस फॉर्म में रहेगा और किलोमीटर में रहेगा दिया हुआ तो इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं खगोलीय यूनिट। खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई। ठीक है, खगोलीय दूरी या फिर इसी को कहते हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय यूनिट किसको कहा जाता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी को ही क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुना 10 का पावर 1.496 गुना 10 का पावर 8 किलोमीटर। ठीक, इतना इसको ध्यान रखिएगा, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख चुके होंगे। ठीक, यदि इसी को मीटर में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, पावर 3 बढ़ जाएगा। ठीक, यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, तो पावर 3 बढ़ जाएगा। 1.496 गुना 10 की पावर 8 3 11 मीटर। ठीक, इस फॉर्म में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि किलोमीटर में रहा तो इसको मारिएगा, यदि मीटर में रहा तो इसको मारिएगा आपके अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं सदिश। कुछ नॉमरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है सदिशों से, तो उसको भी देख लेते हैं। सदिश, सदिशों का परिणामी सदिश। सदिशों का परिणामी सदिश निकालने के लिए, यानी दो सदिश यदि दिया रहे, कार्य कर रहे हो, उसका परिणामी सदिश यदि निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए दो रूल लगाया जाता है। एक त्रिभुज का योग नियम तथा चतुर्भुज का नियम लगाया जाता है, तथा समांतर चतुर्भुज का नियम या रूल लगाया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको दिया रहे कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कार्य कर रहे हो, इस दिशा में कार्य कर रहे हो, तो इसका परिणामी सदिश क्या होगा। तो मान लीजिए ये एक वस्तु है। ठीक है, ये एक वस्तु है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह एक वस्तु है। ठीक है, इस पे मान लीजिए हम इसको इस ओर खींच रहे हैं और इसको कोई और व्यक्ति है जो इसको इस ओर खींच रहा है। तो बताइए जिधर का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिधर का पावर ज़्यादा होगा या जिधर से बल ज़्यादा लग रहा होगा, उधर की ओर भी खिसकेगा, और जिधर की ओर कम है उधर की ओर भी खिसकेगा। तो यानी कि इसको यदि हम इस ओर खींचते हैं और इस ओर खींचते हैं तो जाएगा किस दिशा में जाएगा, तो ये बीच से होके आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो उसी तरीका से यदि हम कोई वस्तु यहाँ पे है, इसको हम इस ओर खींच रहे हैं और एक वस्तु को इसी वस्तु को इस ओर खींच रहे हैं, तो परिणामी सदिश जो होगा यानी कि वस्तु इस ओर निकलेगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर या फिर परिणामी सदिश हो सकता है। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा परिणामी सदिश। इसी को मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या, थीटा कोण पे यदि कार्यरत कर रहे हो, यानी कि कार्य कर रहे हो, तब देखिएगा रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर या फिर परिणामी सदिश जो बोल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर या फिर इसी को हम बोल सकते हैं परिणामी सदिश। परिणामी सदिश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब ये दिया हुआ है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी होगा और मिनिमम वैल्यू भी, यानी कि अधिकतम मान भी होगा और न्यूनतम मान भी होगा। ठीक है, तो वो निर्भर किस पर करेगा, ये तो वैल्यू दिया हुआ मिलेगा, दोनों दिया हुआ मिलेगा, लेकिन निर्भर किस पे करेगा कि वह थीटा यानी किस एंगल पे वस्तु कार्यरत है, यानी किस एंगल पर कोई भी वेक्टर कार्य कर रहा है, उस पर क्या करेगा रिजल्टेंट वेक्टर निर्भर करेगा। उसको देख लेते हैं एक बार, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा cos थीटा का वैल्यू किसके बीच होता है, यानी कि -1 से 1 के बीच होता है, -1 से 1 के बीच होता है। ठीक, यानी कि इसका न्यूनतम वैल्यू कितना होता है
-1 और अधिकतम वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो -1 cos थीटा में -1 यानी न्यूनतम वैल्यू -1 कितना डिग्री एंगल पे आता है, तो थीटा इक्वल टू यदि हम लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर क्या होगा, न्यूनतम तथा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर क्या होगा, अधिकतम। ठीक है। अब देखिएगा यानी कि cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 तथा cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसका वैल्यू परिणामी सदिश पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि लिखते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा यानी कि कोई भी एंगल 0 डिग्री पर यदि कार्यरत है तो उसका वैल्यू क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी परिणामी सदिश अधिकतम होगा, ठीक है। तब देख लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि आर मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा। थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे 0, ठीक, cos 0। जैसे ही cos 0 का 0 वैल्यू रखें तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 0 रखेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा cos 0 का वैल्यू होता है कितना 1, ठीक। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा। यानी कि अब देखिए ये किस फॉर्मूला पे आ गया है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आ गया है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर पे। तो हम इसको लिख सकते हैं √a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू यदि पूछा जाए तो हम डायरेक्ट दोनों वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और यदि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रख दिया जाए, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, तब रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा, ठीक, यानी कि बहुत कम हो जाएगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तब यहाँ पे देखते हैं आर मिनिमम यानी कि न्यूनतम वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर का, यहाँ पे क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और cos थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, ठीक, लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, cos 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो -1 होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा √a² प्लस b² प्लस, अब वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2ab, ठीक है। अब देखिएगा ये किस फॉर्मूला पे आ गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये किस फॉर्मूला पे आ गई,
यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी। यानी कि किसी भी फैक्टर का यदि न्यूनतम परिणामी बोल दिया जाए तो निकालने के लिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों वेक्टर को माइनस कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि आर मिनिमम। ये हो गया, ठीक है। चलिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाते हैं, ठीक है। तब आप लोगों ने इसको रिवीजन कर लिए आप लोग। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घर पे भी बुक होगा उस पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 12 न्यूटन का बल दक्षिण दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी सदिश क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, परिणामी सदिश पूछ रहा है, यानी कि 12 न्यूटन का बल दक्षिण दिशा में, दक्षिण यानी कि नीचे होती है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। यानी कि 12 न्यूटन का बल दक्षिण दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में, यानी पश्चिम इस साइड होता है तो पश्चिम दिशा में 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। तो परिणामी सदिश पूछ रहा है, यानी कि एक वस्तु को हम इधर की ओर खींच रहे हैं, दूसरे को इधर की ओर खींच रहे हैं, तो परिणामी सदिश कहाँ से जाएगी, इसके बीच से होके निकलेगी, ठीक। यही रिजल्टेंट वेक्टर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और एंगल के बारे में नहीं दिया हुआ है तो एंगल के बारे में आपको लिखना भी नहीं है। डायरेक्ट यदि एंगल के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो डायरेक्ट अब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दीजिए, ठीक है। इसको हर हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए इसका रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फॉर्मूला लिखा थे अभी तुरंत, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी कि 0 होता है। तो ये तो यहीं से हट गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 25 प्लस 144, और इसका वैल्यू तो टोटल क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जैसे ही आया 0, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना में 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 169, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है तो 13 का। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा हमारा 13, यानी 5 न्यूटन के बल से यदि किसी वस्तु को इधर की ओर खींचे और 12 न्यूटन के बल से किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचे तो 13 न्यूटन के बल से वो 20 से होके निकलेगी, ठीक है। चलिए इसको समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, अभी थोड़ा देख लीजिए बनता है या नहीं बनता है। 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। चलिए उम्मीद करते होंगे कि बन गया होगा आप लोगों से, ठीक है। हम बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा, ठीक। क्या कह रहा है, 5 इकाई तथा 12 इकाई
का सदिश 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत हैं तो इनका परिणामी सदिश ज्ञात करें। तो परिणामी सदिश का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यू यहाँ पे क्या करे, पुट कर दे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 60 का वैल्यू उतना ही होगा जितना कि साइन 30 का वैल्यू। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ठीक, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। तो इससे ये खत्म, क्या आएगा अब, रूट अंडर 25 प्लस 144 प्लस यहाँ से 12 पचे 60। इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9, ठीक, 4 2 6 6 12 2 1 1 1 2, रूट अंडर 229। यानी कि ये लगभग 15 के नज़दीक होगा, लगभग 15 न्यूटन के नज़दीक होगा। लगभग वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन कर रही है कि 15 न्यूटन तथा 18 न्यूटन का परिणामी सदिश कौन नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ मिले तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि इसका आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे और इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो मिनिमम वैल्यू है उससे नीचे वैल्यू नहीं आएगी इसका, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ऊपर वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, तब देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, आर मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अभी तुरंत निकाले थे, इसको प्रूव भी किए थे। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी 15 प्लस 18 कितना आएगा, टोटल 33। ठीक है, और आर मिनिमम, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, ए माइनस बी, यानी कि 18 माइनस 15। जब भी माइनस करेंगे सदिश कभी निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, 18 माइनस 15 इक्वल टू 3। ठीक, अब देखिए मैक्सिमम, जब भी आप इसका वैल्यू आएगा 3 और 33 के बीच में ही आएगा, ना ही इससे 3 से छोटा हो सकता है और ना ही 33 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इससे वेरी कर रहा है। ठीक, 33 तो ऑप्शन है, ये भी हो सकता है। 3 तो है ही, न्यूनतम वैल्यू है, ये भी हो सकता है। 2, अब देखिए 2 क्या है, 3 से छोटा है और न्यूनतम वैल्यू इसका बहुत कुछ भी कर ले, इसका न्यूनतम वैल्यू 3 होगा, इससे कम कभी यह हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे वैल्यू 3 से भी कम दिया हुआ है, कितना, 2, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इसमें क्या है, 4 3 से बड़ा है और 33 से छोटा है, दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो सब इसका मान होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए जब वेक्टर दिया रहता था तो आप लोग उसका रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि परिणामी सदिश निकाल लेते थे। ठीक है,
अब देखिए यदि रिजल्टेंट वेक्टर दिया रहे तो उसका कंपोनेंट सदिश कैसे निकालिएगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है कि परिणामी सदिश दिया हो, हेडिंग लिख देते हैं, परिणामी सदिश दिया हो तो उसका कंपोनेंट सदिश क्या होगा। ठीक, मान लीजिए दो सदिश कार्यरत हैं। ठीक, इसका मान लीजिए परिणामी सदिश दिया हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है दिया हुआ है। ठीक, रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ है और ये भी यह भी दिया हुआ है कि यह कितना डिग्री के एंगल, थीटा एंगल पर कार्यरत है। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट, इसको यदि एक्स अक्ष ले लेते हैं, इसको वाई अक्ष ले लेते हैं, तो एक्स अक्ष के लिए कंपोनेंट यानी इसके लिए कंपोनेंट वेक्टर इसका हो जाएगा आर कोस थीटा, तथा इसका हो जाएगा वाई अक्ष के लिए आर साइन थीटा। ठीक, यानी हम लिख सकते हैं एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस का कंपोनेंट सदिश, कंपोनेंट सदिश क्या होगा आर कोस थीटा। ठीक, तथा वाई अक्ष का कंपोनेंट सदिश क्या होगा आर साइन थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि आपको तो इस फॉर्म में दिया गया, तो इस पे ये मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पे यहीं पे बता देते हैं। क्वेश्चन दे दिया गया है, यदि रिजल्टेंट वेक्टर मान लीजिए 13 न्यूटन दे दिया गया है। ठीक, और एंगल मान लीजिए दे दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो एक्स अक्ष का कंपोनेंट और वाई अक्ष का कंपोनेंट पूछ रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं। यदि फॉर्मूला ध्यान में है तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष के लिए कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के लिए कंपोनेंट क्या होगा आर, यहीं पे अभी तुरंत लिखे हैं एक्स अक्ष का कंपोनेंट सदिश क्या होता है आर कोस थीटा, यानी कि आर कोस थीटा, यानी लिख सकते हैं आर की जगह पे रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ है कितना 13 न्यूटन और कॉस 60 डिग्री। ठीक, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, जो साइन 30 का वैल्यू होता है, यानी 1/2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 13 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 6.5 के लगभग वैल्यू आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, या फिर कह सकते हैं एकदम फिक्स्ड वैल्यू 6.5 ही आएगा। ठीक, ये तो एक्स अक्ष का कंपोनेंट हो गया। अब वाई अक्ष का देख लेते हैं। वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए देख लेते हैं, तो वाई अक्ष के लिए क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा आएगा, यानी कि आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 13 और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, या तो 13 √3/2 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 6.5 √3। जो भी वैल्यू लिखना है आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन में रहे उसको आप मार के निकल जाइए। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब। ये तो ये परिणामी सदिश निकालना था। अब देख लेते हैं सदिशों का गुणन, सदिशों का सदिश गुणन और सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, यानी सदिशों का गुणन या गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका, एक होता है आपका सदिशों का सदिश गुणन, सदिश गुणन, और दूसरा होता है आपका सदिशों का अदिश गुणन। ठीक, अब देख लेते हैं हम इसको। ठीक, सदिशों का अदिश गुणन, इसको या हमेशा सदिशों का अदिश गुणन, यानी सदिश राशि को अदिश से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमेशा कैसी राशि देगी, अदिश राशि देगी। यानी कि यह हमेशा क्या होगा, अदिश क्वांटिटी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, यानी सदिशों का, दो सदिशों का अदिश गुणन हमेशा अदिश राशि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसे डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट, इसको क्या बोला जाता है, डॉट, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सूचित किया जाता है, इसको डॉट प्रोडक्ट से सूचित किया जाता है। ठीक है, तब देख लेते हैं, मान लेते हैं दो वेक्टर, वेक्टर ए है और वेक्टर एंड वेक्टर बी है। ठीक, दो वेक्टर है, यानी कि एक ए है और बी है, इसका अदिश गुणन क्या होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक, क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है इस पे आधारित। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणन हर हमेशा सदिश राशि ही देती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यह हमेशा कैसी राशि देगी, सदिश राशि, हमेशा सदिश राशि ही देगी। ठीक, और इसको जिस तरह से सदिशों का अदिश गुणन को हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट से सूचित किया था, हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सूचित करेंगे। ठीक है, सदिशों मतलब सदिशों के सदिश गुणन को हम लोग किससे सूचित किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट से। इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी कि यदि दो सदिश दिया रहे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो सदिश दिया रहे और इसका क्रॉस यानी इसका सदिश गुणन पूछे, सदिश गुणन पूछे, यानी कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं कि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी, बी में ए बी आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होते। वो मेनली कंफ्यूज होते हैं साइन थीटा आएगा या फिर कोस थीटा आएगा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, यानी जैसे ही क्रॉस यानी कि सी आया तो यहाँ पे कोस नहीं आएगा, क्या होगा, कोस नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डॉट है यानी कि सी नहीं है तो सी आ गया, यानी कि ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग इसको देख चुके होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पे आधारित क्वेश्चन को नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन
हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। और आप लोग भी रिवीजन करते रहिए। यदि आपने लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो पहले जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर आप लोगों ने कुछ सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।